मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को है ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। सपने अधूरे रहेगी, लेकिन अब ये न्याय हो जाएगा तो अमर हो जाएगी मेरी बेटी। जो उनने तो वो भी बुरा कर्म कराया, जितना भी इतना बुरा तो कोई कर नहीं सकता। अगर आपकी भी बेटियां और बहनें स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में अकेली जाती हैं तो सतर्क रहिए, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट भिवानी से मनीषा नाम की एक लड़की का केस आया है, जिसने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। मनीषा के कपड़े उसके शरीर से अलग और फटे हुए थे, और सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि उसका सर भी उसकी गर्दन से 90% तक अलग हो रखा था, और शरीर पर स्किन का नामो निशान तक नहीं था। उसका चेहरा पूरा गला हुआ मिला, जिस पर सिर्फ हड्डियां दिख रही थी। और इतना सब हो जाने के बावजूद हमारे देश का प्रशासन इसको सुसाइड डिक्लेयर कर देता है। ना तो इन्वेस्टिगेशन अच्छे से की जाती है, बल्कि केस की असल डिटेल्स को पब्लिक से छुपाया जाता और कहा जाता है कि ये कोई मर्डर नहीं, एक सुसाइड केस है। तो चलिए इस केस के एक एक पहलू को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि पुलिस द्वारा इस केस को कैसे इन्वेस्टिगेट किया गया और क्या क्या बातें हमारे सामने आई। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सब चीजें अच्छे से जान जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बना रहना पड़ेगा। ये केस है हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लोहारू में धाड़ी लक्ष्मण गांव का, जहां एक 19 साल की लड़की मनीषा अपने परिवार के साथ रहती थी। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मनीषा सिंघानी गांव के एक प्ले स्कूल में टीचर का काम करती थी। लेकिन मनीषा की एक विश अभी भी बाकी थी, वो एक नर्स बनना चाहती थी, जिसके बाद वो और ज्यादा पैसे कमाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। ऐसे ही हर रोज की तरह मनीषा 11 अगस्त को अपने घर से प्ले स्कूल की तरफ निकलती है, और जाते जाते वो अपने फादर से ये कहकर जाती है कि उसे आने में जरा सी देरी हो जाएगी, क्योंकि वो स्कूल के बाद कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि घर से निकले उसके ये कदम वापिस उसके घर की दहलीज तक नहीं लौटेंगे। उसी दिन 1:58 पर मनीषा अपने स्कूल से निकलकर पास ही के एक नर्सिंग कॉलेज में जाती है। मनीषा का ये लास्ट फुटेज है जिसमें वो आखिरी बार देखी गई। लेकिन फिर शाम तक जब मनीषा वापस घर नहीं पहुंचती है तो उसके दादाजी को उसकी चिंता होने लगती है, और गुजरते वक्त के साथ ये चिंता और ज्यादा बढ़ने लगती है। तो उसके बाद मनीषा के दादाजी बस ड्राइवर के पास पूछताछ करने के लिए जाते हैं, जिस बस से मनीषा रोजाना स्कूल के लिए जाती थी। बस ड्राइवर ने मनीषा के दादाजी को बताया कि मनीषा को स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज में एडमिशन फॉर्म लेने के लिए जाना था, जिस वजह से वो लेट हो गई होगी। ड्राइवर की ये बात सुनकर मनीषा के दादाजी को शांति मिल जाती है। लेकिन फिर जब मनीषा 4:30 बजे तक भी घर वापस नहीं आती तो मनीषा के दादाजी मनीषा के पिता संजय को कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं। देर शाम करीब 6:15 बजे संजय के पास मनीषा के फोन से एक कॉल आती है, लेकिन 10 सेकंड तक चली उस कॉल में मनीषा की तरफ से कोई आवाज नहीं आती। और उसके बाद जब वो मनीषा के पास कॉल करने की कोशिश करें तो कॉल नहीं लगती, उसका फोन स्विच ऑफ आता है। और जब संजय ने घर कॉल करके पूछा तो पता चलता है कि मनीषा अभी तक घर वापस नहीं लौटी थी। इसके बाद संजय को मनीषा की फिक्र होने लगती है, तो वो लोहारू से सिंघानी उसके स्कूल में पहुंचते हैं। और जब वहां जाकर वो गार्ड और रिसेप्शन पर मनीषा के बारे में पूछते हैं तो वो लोग मना कर देते। लेकिन वो वहां एक बात नोटिस करते हैं कि रिसेप्शन पर जो 3 लोग मौजूद थे उन तीनों ने ही शराब पी रखी थी। संजय ने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया, और जब वो दोबारा कॉलेज में पुलिस वालों के साथ पहुंचते हैं तो कॉलेज स्टाफ उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर देता है। इस सब के बाद संजय अपने चाचा के साथ लोहारू पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहते हैं। लेकिन पुलिस वाले उनकी ये बात ये कहकर टाल देते हैं कि मनीषा या तो किसी के साथ भाग गई होगी या दोस्तों के साथ कहीं घूमने गई होगी और कुछ दिनों में वापस आ जाएगी। संजय पुलिस वालों का ऐसा बर्ताव देखकर निराश हो जाते हैं और अपने घर वापस आ जाते हैं। और यहीं पर पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी थी। अगर पुलिस उस टाइम इन्वेस्टिगेशन करती तो आज मनीषा हमारे बीच मौजूद होती। अगले दिन यानी 12 अगस्त को
संजय दोबारा पुलिस स्टेशन जाते हैं और पूरा दिन बहानेबाजी करने के बाद फाइनली शाम 5:30 बजे एएसआई शकुंतला उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है। इसके बाद जब एएसआई शकुंतला मनीषा के कॉलेज जाकर पूछताछ करती है तो कॉलेज स्टाफ उन्हें भी सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना कर देता है। पुलिस वहां से वापस आने के बाद मनीषा की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करना तक जरूरी नहीं समझती। अगले दिन यानी 13 अगस्त को संजय के पास एएसआई शकुंतला का कॉल आता है कि उन्हें आइडियल कॉलेज से करीब 1 किलोमीटर दूर एक नहर के पास एक खेत में एक लड़की की लाश मिली है, जिसकी शिनाख्त करने के लिए उन्हें वहां आना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद संजय का दिल बैठ गया और उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बिना कोई देरी करते हुए संजय वहां तुरंत पहुंच जाता है। बॉडी देखते ही संजय की मानो दुनिया पूरी उजड़ गई थी। उनके सामने उनकी बेटी बेजान हालत में पड़ी हुई थी और बॉडी की कंडीशन ऐसी कि किसी का भी दिल उसे देखकर सहम जाए। मनीषा का चेहरा पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका था और उसके फेस पर स्किन का एक टुकड़ा तक नहीं था। उसका जबड़ा पूरा नजर आ रहा था और उसकी दोनों आंखें गायब थी, जैसे कि उस पर किसी ने एसिड डाल रखा हो। मनीषा की गर्दन ऑलमोस्ट कटी हुई थी और सिर्फ कुछ इंच से ही उसके शरीर से जुड़ी हुई थी। सभी गांव के लोगों तक जब ये बात पहुंची तो उनके मन में गुस्सा बढ़ने लगा और सबके मन में केवल एक ही प्रश्न था कि आखिर इस हैवानियत को किस हैवान ने अंजाम दिया है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उस जगह पर एकत्रित हो रही थी जहां पुलिस को मनीषा की डेड बॉडी मिली थी। गुस्साई भीड़ को देखने के बाद पुलिस वालों ने उस जगह को सीज कर दिया और मनीषा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया। सभी लोग धरने पर बैठ गए और उन सब की जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था कि उन्हें मनीषा के लिए इंसाफ चाहिए और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिल जाता। फिर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और जो उसमें सामने आया उसके लिए ना तो मनीषा का परिवार तैयार था और ना ही हरियाणा के लोग। उस रिपोर्ट ने पूरे केस की तस्वीर ही बदल दी थी। सभी लोगों को इस बात पर यकीन था कि मनीषा का रेप किया गया है और उसके बाद उसको टॉर्चर कर मर्डर कर दिया गया। लेकिन उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था। 14 अगस्त को आई मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने बताया कि मनीषा की बॉडी और कपड़ों पर सीमन के कोई ट्रेसेस नहीं मिले, जिससे उन्होंने रेप के एंगल को नकार दिया और उन्होंने बताया कि ना ही उसकी बॉडी पर स्ट्रगल्स के कोई साइन मिले हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस नतीजे पर आ जाती है कि मनीषा का ना तो रेप हुआ है और ना ही मर्डर। इसके बाद मनीषा के परिवार के साथ साथ राज्य के सभी लोगों का पुलिस और प्रशासन पर गुस्सा फूटना तो तय था और हुआ भी वही। इसके बाद पब्लिक को मैनिपुलेट करने के लिए सरकार ने कुछ पुलिस वालों का ट्रांसफर कर दिया और कुछ को सस्पेंड कर दिया और बात ज्यादा ना फैले इसलिए इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया। 16 अगस्त को मनीषा की बॉडी का सेकंड पोस्टमार्टम करने के लिए उसकी बॉडी को रोहतक पीजीआई में भेज दिया गया, लेकिन वहां की रिपोर्ट तो और भी ज्यादा फ्रॉड निकली। रिपोर्ट में बताया गया कि गले में जो कट के निशान हैं वो इरेगुलर हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इसे किसी जंगली जानवर ने काटा है। इसके साथ साथ पहली रिपोर्ट वाली बातें यूं ही दोहरा दी गई। जब ये डिटेल्स मनीषा के घर वालों तक पहुंची तो उन्होंने मनीषा की बॉडी का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और ये मांग की कि जब तक असली कातिल पकड़े नहीं जाएंगे वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। फिर 18 अगस्त को पुलिस ये क्लेम करती है कि उन्हें मनीषा का लिखा हुआ एक नोट मिला है। अब सवाल ये उठता है कि बॉडी मिलने के इतने दिनों बाद ये नोट कहां से आया, और अगर नोट पहले से ही मौजूद था तो इसे इतने दिनों तक छुपा कर क्यों रखा गया। सारी जनता को ये लगने लगा कि ये बहुत ही बड़ा कवर अप है किसी बहुत ही पहुंचे हुए इंसान को बचाने के लिए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी ये क्राइम प्लेलिस्ट जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें ऐसे ही कई सारे सच्चे किस्से हैं और आगे भी इसी तरह आते रहेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आई विल सी यू गाइज very very soon.